आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और वो है क्रिप्टो फॉर बिगनर्स। यानी कि जो लोग क्रिप्टो में नए हैं या जिनको क्रिप्टो की मालूमात नहीं है लेकिन इस तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पूरी सीरीज़ होगी। तो वो अगर बिल्कुल ही नए हैं क्रिप्टो में, उनको कुछ भी नहीं पता, तो वो यहाँ से इस वीडियो से शुरुआत करें, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। अच्छा, क्रिप्टो का हम आगाज़ करते हैं कि क्रिप्टो आया क्यों था। तो अगर हम एक बुकिश सी बात करें या अगर जैसे विकिपीडिया पे जाके या दूसरी वेबसाइट पे जाके आप देखें, तो ये वेबसाइट्स आपको क्या बताती हैं, पहले ये देखते हैं। तो क्रिप्टो जो प्रॉपर्ली, वैसे तो ये पुराना था, लेकिन जो प्रॉपर्ली हमें नज़र आया और फर्स्ट जो बिटकॉइन रिलीज़ हुआ 2009 के अंदर आके ये शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, उसके बाद से ये फैलना शुरू हुआ और इसका असल पर्पस क्या था कि 1970 से एक चेंज आया और पॉलिसी शिफ्ट आया 1970 के बाद। और वो ये आया कि अमेरिका ने कहा कि जिस तरह गोल्ड है जो कि बैक करता है करेंसी को, तो करेंसी को क्यों बैक करता है ये। हालांकि करेंसी जो है वो कागज़ की है और गोल्ड जो है वो एक मेटल है, तो इसको बैक नहीं करना चाहिए। और उसके पीछे असल रीज़न ये था क्योंकि वो लोग चाहते थे ज़्यादा करेंसी नोट प्रिंट करना, और ज़्यादा करेंसी नोट को जब तक प्रिंट नहीं कर सकते थे जब तक कि इसकी कोई जो रिस्ट्रिक्शंस हैं गोल्ड की वो ख़त्म ना हो। क्योंकि आज अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास 1000 रुपये और 1000 रुपये हम जाके स्टेट बैंक को देते हैं, तो स्टेट बैंक उस अकॉर्डिंग टू उनकी पॉलिसी और जो हमारे नोट पे लिखा होता है, तो 1000 रुपये का वो गोल्ड हमें वापस देगा। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता ना, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसके पीछे ख़त्म करने का मकसद ही ये था कि नोट ज़्यादा से ज़्यादा छापे जाएँ। फिर जब उन्होंने डॉलर्स को छापना शुरू किया तो उससे पूरी इकॉनमी में, पूरी वर्ल्ड इकॉनमी में बहुत बड़ी तब्दीली आई। अमेरिका को तो बहुत फ़ायदा हुआ, वो तो डॉलर छाप रहे थे और डॉलर ही पूरी दुनिया में चल रहा था। लेकिन इससे दूसरी इकॉनमीज़ को बहुत नुकसान हुआ। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं। तो दूसरी इकॉनमी को बहुत नुकसान हुआ। तो फिर ये सोचा गया कि भाई कोई ऐसे एक प्लेटफॉर्म हो या एक ऐसी करेंसी हो जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो। यानी कि उसकी एक तो जो करेंसी प्रिंटिंग की एक लिमिटेशन है वो सेट हो। जैसे डॉलर की कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने प्रिंट होंगे, लेकिन एक लिमिटेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी सप्लाई लिमिटेड हो, और जब वो मार्केट में रोल ओवर हो तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि आप इसको अनलिमिटेड प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसी तरह फिर बिटकॉइन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया जो है वो चली गई। अच्छा, एक चीज़ को याद रखें कि ये जो लॉन्च किया गया क्रिप्टो, शुरू में इसको इतनी हाइप नहीं थी। और जब ये लॉन्च हुआ तो सतोशी नाकामोटो, जिसका नाम हमें यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा, जो इसका डेवलपर है, तो ये इस बंदे को ना किसी ने देखा और इस बंदे ने बना तो दिया, लेकिन ये कौन है इसके बारे में अगर हम जाके देखना चाहें तो देखें इसकी कोई इमेज वगैरह कुछ है ही नहीं कि कौन है भाई, ये कहाँ से आया है, कहाँ से बरामद हो गया अचानक, कुछ नहीं पता इसका। बस छोटी सी हिस्ट्री इसकी मिल जाएगी, कौन था कहाँ था, बस बाकी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो ये तो है एक तरीके का कि इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि जो आम इंसान है वो इसको बाई कर सकें, और बाई करने के साथ वो भी अपने कुछ पैसे कोई फ़ायदा उठा सके, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी करेंसी आ जाए जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो ताकि उससे लोगों का फ़ायदा हो, इकॉनमीज़ का फ़ायदा हो। अच्छा, अब हम थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, बल्कि हम हिस्टोरिकल प्राइस भी तो देखें बिटकॉइन की। अगर हम हिस्टोरिकल प्राइस देखें बिटकॉइन की तो गालिबन वो यहाँ पे, ठीक है, ये हिस्टोरिकल प्राइस देखते हैं। 2010 में जो एक बिटकॉइन था वो 0.09 पे था, ठीक है। उसके बाद से आपको कंटिन्यूसली राइज होता हुआ और आज तो खैर ये $1,00,000 पे पहुंच चुका है। तो जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ प्राइस बहुत कम थी इसकी, और लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इसके अंदर, कोई कंपनीज़ भी नहीं थी, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, बाई करना भी मुश्किल काम था और बाकी चीज़ें भी इसकी डिफ़िकल्ट थी, कोई कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था लोगों को। लेकिन उसका असल पर्पज़ उस वक्त क्या बताया गया कि ये इसलिए लॉन्च किया गया ताकि एक इक्वालिटी क्रिएट की जा सके, जो गरीब है उन्हें अमीर किया जा सके। किस तरह कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, तो उनको अच्छे गेंस मिलेंगे, वो प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। फिर क्योंकि डॉलर है, वो डॉलर को अमेरिका ज़्यादा प्रिंट कर देता है, बिटकॉइन को ज़्यादा प्रिंट नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है 21 मिलियन, यानी कि 21 मिलियन की इसकी टोटल सप्लाई। लेकिन उस 21 मिलियन में से अगर हम इसको चेक करें तो तकरीबन कहा यह जाता है कि सतोशी नाकामोटो के पास ही तकरीबन 1.1 मिलियन बिटकॉइंस, यानी कि 11 लाख। अब ये जो 11 लाख बिटकॉइंस है जिसकी आज कीमत $68 बिलियन हैं, ये कहा जाता है कि उसने अपने वॉलेट में रखे और वो अपने वॉलेट का पासवर्ड कीज़ वगैरह जो होती हैं वो भूल गया, जिसकी वजह से अब ये दोबारा कभी रिकवर नहीं हो सकती, ये चलेगा। यानी कि 21 मिलियन की सप्लाई में से 1 मिलियन को तो निकाल दें तो बचे पीछे 20 मिलियन, ठीक है। और 20 मिलियन पे पूरा ये हमारा क्रिप्टो मार्केट चलती रहती है। इसलिए क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है और उसके रेट भी बढ़ जाते हैं, प्राइस पे भी इम्पैक्ट आता है। वही हमें नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन जो है आज हमें नज़र आता है कि $1,01,000 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर हम इसको देखें
वैसे बाइनेंस पे तो, क्योंकि बाइनेंस ही 2017 में आया है, तो 2017 का है, उससे पुराना डाटा नहीं है, लेकिन 2017 में भी ये सिर्फ और सिर्फ $3-4 हज़ार के आसपास था। बाकी इसके हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन जब हमने देखा तो आपको उसमें भी पता चलेगा कि इसकी जो प्राइस थी वो 0.09 से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता इसको जो लाने वाले थे वो कौन थे, अगर इसको हम समझें तो इसको लाने वाले थे बड़ी कंपनीज, स्पेशली रॉथस्चाइल्ड। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जो कि आपकी पूरी दुनिया का फाइनेंस भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो बड़े मार्केट मेकर्स हैं, जिसमें बड़ी कंपनीज़ हैं जो आज इसको होल्ड करके बैठी है, ठीक है। और कौन होल्ड करके बैठा है अगर हम इसको देखें तो आपको नज़र आएगा बाइनेंस। बाइनेंस तो एक नाम है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ग्रे स्केल, फिर आपको नज़र आएगा ब्लैक रॉक, माइक्रो स्ट्रेटेजी, और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर बड़ी कंपनी सब आ भी रही हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो मार्केट मेकर्स हैं, ठीक है। इनको जो सतोशी नाकामोटो तो ऐसे एक फजूल नाम है, ये फेक नाम है, लेकिन इसके पीछे कौन थे, ये ज्यूस लॉबी, कम्प्लीटली यहूदी लॉबी इसके अंदर मौजूद है। और वो उनका असल पर्पज़ ये कि एक ऐसी करेंसी फ्लोट की जाए जो फिज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़रीदें, उसकी कीमतें बढ़ेंगी। तकरीबन इसको प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे 15 साल 20 साल, जब तक वो गोल्स अचीव नहीं होते। और जब एक स्टेज आएगी कि इसकी जो प्राइस है वो इतनी उरूज पे पहुंच चुकी होगी, $1 लाख भी कुछ भी नहीं है प्राइस अभी, ये जो प्राइस चल रही है ये प्राइस अभी कुछ भी नहीं है उनके लिए। यानी कि ये प्राइस को अपने हिसाब से वो आगे 2 लाख 2.5 लाख, हो सकता है 1 मिलियन $2 मिलियन तक भी ले जाएं, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। और इतना पीक पे ले जाएंगे कि जब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, फिर जाके एक स्टेज आएगी कि दुनिया का एक जो मेजर चंक है, मेजर पॉपुलेशन है, उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्रिप्टो के अंदर। और वो बाकी जगहों से स्टॉक से निकाल के, ज़मीनों से निकाल के, वो डॉलर से निकाल के, करेंसी से निकाल के सारी इन्वेस्टमेंट कर देंगे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। उसके बाद जाके फिर ये क्रिप्टो मार्केट को कर देंगे डम, ज़ीरो लेवल। और वो ऐसे करेंगे, मैं आगे जाके बताऊंगा। और डम करने के बाद जो दुनिया की मेजर पॉपुलेशन है उनकी तमाम की तमाम वेल्थ ज़ीरो हो जाएगी, जिसमें ज़्यादातर गरीब लोग होंगे, और वो मज़ीद गरीब हो जाएंगे और वो इनके ग़ुलाम बन जाएंगे। और ये एक बहुत ही एक सोचे समझे पूरा प्लान है, जिसके ज़रिए से तमाम लोगों का जो पैसा है वो खींच लिया जाएगा, जैसे मैग्नेट खींच लेता है लोहे को, तो इस तरीके से तमाम पैसा खींच लिया जाएगा और आप देखते रह जाएंगे हुआ क्या। और इसके पीछे असल रीज़न ये है कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन हमारे पास नहीं होती और हमें नहीं पता है कि दुनिया का फाइनेंस कैसे चल रहा है। और हमें अगर हमारे पास कुछ पैसे आ जाते तो हमने उसका क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिसका जो फ़ायदा है वो ये लोग उठाते हैं, ठीक है। अगर हम प्राइस एक्शन से हम स्टार्ट करें तो प्राइस एक्शन हमें ये बताता है कि शुरू में तो ये हमारे पास $0.09 का एक कॉइन था, यानी कि $1 का भी नहीं था। 2010 के अंदर अगर आप डॉलर को कन्वर्ट करें अपनी मुल्क की करेंसी के अंदर, आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो आपको पता चलेगा ये तो जस्ट पेनीस थे। यानी कि अगर हम अपनी करेंसी के $1000 भी इन्वेस्ट करें तो हम तो अच्छे खासे बिटकॉइंस ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हाइप ही नहीं थी। आहिस्ता से थोड़ी हाइप आई तो ये 26.9 या $27 तक पहुंच गया था 2011 के मिड में। फिर 2013 के आसपास ये पहुंच गया था $123 तक। फिर ये बहुत अच्छे से जम दी और 1238 $1200 तक भी पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर ये गिरा और गिरते गिरते प्राइस काफ़ी हद तक स्लम हुई। लेकिन फिर उसके बाद $900, और फिर हम देखें 2018-19 में थोड़ी हाइप पकड़ना शुरू हुई तो $19,000 तक भी गया, 20,000 तक। और इसके पीछे रीज़न ये था कि यहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए थे, ठीक है। फिर थोड़ा सा डाउन, जो कि यूजुअली होता है प्राइस एक्शन, और फिर इस तरीके से ऊपर गया क्योंकि इन टाइम पीरियड में कोविड से पहले जो एक थ्योरी दी जाती है कि कोविड जो आया जिसने पूरी दुनिया को स्लो डाउन कर दिया, तो आज कहाँ है कोविड? आज कोविड बिल्कुल ही गायब हो गया। अच्छा, क्यों गायब हो गया? क्योंकि कोविड एक सोची समझी साजिश थी और कोविड को लाने का मकसद ये था कि दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को रीसेट किया जाए। अगर आप उठा के देखें, अगर हम चार्ट्स पे चले जाएं और कोविड वाले सेक्शन में चले जाएं तो यूएस ऑयल से ही हम शुरू करते हैं ना। हम चलते हैं ज़रा थोड़ा देखते हैं चीज़ों को। यूएस ऑयल से शुरू करते हैं। तो यूएस ऑयल वैसे काफ़ी लोगों ने उस वक्त सुना भी होगा, लेकिन अगर हम यूएस ऑयल पे जाएं और यूएस ऑयल पे हम चलते हैं 2020, ये रहा 2020 ही आ गया। तो अब ये देखें ज़रा कि कोविड से पहले जो सिर्फ यूएस ऑयल था वो 1 जनवरी तकरीबन, हाँ ये टाइम चले लें, लेकिन वैसे ये टाइम कि 3 सितंबर 2018, बल्कि हम चलते हैं ये टाइम बहुत ही क्लोज कोविड के नए साल 1 जनवरी तक को जो प्राइस थी पर बैरल वो $65-66 के आसपास थी। $66 की प्राइस थी यूएस ऑयल की पर बैरल। और कोविड आते के साथ ही ये जो प्राइस है ये कहाँ तक गई है, ये
1 अप्रैल यानी कि अप्रैल के महीने में हमने पूरा देखा कि ये प्राइस अराउंड 0.4 के आसपास आ गई थी। इसको अगर हम परफेक्टली चेक करें तो आपको नज़र आएगा, ये देखें कहाँ तक आके गिरी थी, 0.09। अच्छा, अगर इस विक को हम देखें, इग्नोर कर दें विक को, तो काफ़ी हद तक अगर आपको नज़र आएगा कि $20 चलें, अगर यहाँ तक भी आप ले लें, तो अगर हम ये टोटल डिप चेक करें तो कि कितना बड़ा डिप था ये, और US ऑयल के अंदर तो ये $60 से गिरना इसका ऑल द वे स्ट्रेट नीचे तकरीबन 99% का ये डिप था। ये 99% से भी ज़्यादा आप कह लें, ठीक है, 100% नहीं कह सकते तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन 99.99% तक भी हम कह सकते हैं इतना बड़ा डिप था। अब सोचें जो मार्केट मेकर्स थे जिन्होंने ये पूरा प्लान किया, तो क्यों किया, ताकि ये जब ये प्राइसेस गिरें, ये तो सिर्फ मैं एक ऑयल का दिखा रहा हूँ ना आपको, ताकि प्राइसेस गिरें तो यहाँ पे उसको बाई करें वो लोग। और अब ज़रा आप देखें कि जब उन्होंने बाई किया तो उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट कहाँ तक हुआ, यहाँ से उठा लें स्ट्रेट अवे यहाँ तक, तो सिर्फ और सिर्फ US ऑयल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ US ऑयल के अंदर तकरीबन 2 साल के अंदर, 2 साल से भी कम अरसे में उन्होंने 12,600% का फ़ायदा उठाया, वो भी किसके अंदर, सिर्फ ऑयल के अंदर, ठीक है, 12,000% का प्रॉफिट, वो भी ऑयल के अंदर। ये बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट है। इससे पहले आप देखें नज़र आएगा 12,000% का प्रॉफिट क्या कभी हिस्ट्री में हुआ है, तो आपको नज़र आएगा कभी भी नहीं हुआ हिस्ट्री के अंदर। हालांकि बड़ी बड़े कुछ जंगें हुई, बहुत ही बड़े कुछ चीज़ें भी हुई, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं। यहाँ पे भी अगर हम देख लें तो ये आपको नज़र आएगा कि ये यहाँ तक भी 1,000% का प्रॉफिट हुआ है, और इसको होने में कितने दिन लगे, तकरीबन 3410 दिन, जो कि 9 साल 8-9 साल के बराबर बनता है। यानी कि इतने बड़े टेन्योर के बाद, इतना बड़ा टाइम, हालांकि ये सेंचुरी चेंज थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़र्क, तो उसके बाद भी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ जितना प्रॉफिट उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर, और 12,000% का, यानी कि 1000% भी नहीं हुआ उधर 8-10 सालों में, और सिर्फ और सिर्फ 2 साल में 12,000% का प्रॉफिट ले लिया। ये तो सिर्फ एक चीज़ थी ना। गोल्ड की बात करते हैं, वैसे सेशन बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप नए हैं क्रिप्टो में तो ज़रूर देखें, तो आपको बहुत सी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी क्रिप्टो के बारे में। गोल्ड को देख लेते हैं तो 2020 के अंदर आते हैं भाई, कहाँ थे हम जी, यहाँ पे आया है कोविड, मार्क करते हैं इसको ज़रा। कोविड आया है अराउंड ये मार्च फरवरी, तो ये रीज़न ज़रा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सही तरीके से मार्क नहीं हुआ, ये रीजन मार्क कर लेते हैं। ये ही वो रीजन है ऑलमोस्ट जहाँ पे कोविड हमारा आया था, ठीक है, ये रीजन। अच्छा, इसको अगर हम देखें सही तरीके से तो हमें ये पता चल जाएगा कि को क्या हो रहा है, क्या मसला कर रहा है भाई। अच्छा, ये वो रीजन था जहाँ पे कोविड आया था, ठीक है। अब ज़रा इस रीजन में देखते हैं कि हुआ क्या। इस रीजन में आपको पता चलेगा कि जो गोल्ड की प्राइसेस थी इस रीजन के अंदर, वो हालांकि $1,700 तक पहुंच गई थी, लेकिन इस रीजन में जो प्राइसेस थी वो बहुत गिरी, और तकरीबन ये आ गई थी $1,400 तक जब ये कोविड आया था, ठीक है। कंसोलिडेशन हुई $1,400, यहाँ पे उन्होंने ख़रीद लिया। अब कोविड के बाद देखते हैं ज़रा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेके आज तक तकरीबन 4-5 साल लगा लें, लेकिन इनको प्रॉफिट कितना हुआ, 91%। अब गोल्ड के अंदर 91% का प्रॉफिट, यानी कि ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट डबल, ये हिस्ट्री में आपको कभी नहीं दिखा होगा, और वो भी इतने कम टाइम में। यकीनन हिस्ट्री में डबल तो हुई हैं प्राइसेस, लेकिन इतने कम टाइम में नहीं नज़र आएंगे। ये देखें, ये हमने हालांकि बहुत ही, इसमें डाटा थोड़ा सा कम है, हिस्ट्री में अगर आप गोल्ड में चले जाएं 1950s में 60s में, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में पता चलेगा, चेंज नज़र आएगा, बहुत बड़े बड़े गेन्स नज़र आएंगे, लेकिन इतना बड़ा गेन जितना भी हुआ है ये आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि मार्केट मेकर्स ने, ये जो कोविड आया था इसका मकसद ही ये था कि इसको मार्केट को रीसेट किया जाए। इसी तरीके से किसी भी स्टॉक को उठा के देख लें, बहुत मशहूर स्टॉक है एप्पल का स्टॉक को देख लेते हैं चलें, और टेस्ला को देख लें, किसी को भी देख लें, खैर तो एप्पल को देख लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँच चुके थे भाई साहब। और तकरीबन अगर हम एप्पल का स्टॉक इस वक्त देखें तो इस वक्त तो खैर ये बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। अब ये इसको क्या मसला है भाई, ये चल नहीं रहा। अच्छा, अगर हम देखें कि हम चलते हैं तकरीबन 2020 के अंदर, और 2020 में अगर हम देखें तो ये कहाँ आके पहुंच गया था, ये तकरीबन $53 पे पहुंच चुका था एप्पल का स्टॉक,
ठीक है, और इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है 250 के आसपास, तो 5x आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। ये तकरीबन हम लेते हैं इसको यहाँ से, तो यहाँ से देखें कितना बड़ा वक्फ गैप आया है, 380% के करीब। ज़बरदस्त, इतना बड़ा गेन आपको नज़र आया। हालांकि इतना बड़ा गेन आपको हिस्ट्री में पहले कभी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह किसी भी स्टॉक को उठा के देख लें, जो मार्केट मेकर्स हैं उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और यही असल मकसद था क्रिप्टो को लाने का, और कि क्रिप्टो की मदद से सारी इन्वेस्टमेंट ली जाए। खैर, हम तो कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड का ये मकसद था। अब कोविड के अंदर ही जब पूरी दुनिया गिर रही है, पूरी दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, तो उस दौरान BTC के साथ क्या हुआ ये भी देख लेते हैं ज़रा। तो उस दौरान अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बिटकॉइन उस दौरान आ गया था तकरीबन ही $4000 के, बल्कि 3000 के आसपास ही आया था उस दौरान ना। तो ये 3800 3700 इस रेंज पे था। अच्छा, हालांकि ये उससे पहले ट्रेड कर रहा था काफ़ी ऊपर, और जून 2019 में ही ये 13000 पे पहुंच चुका था। काफ़ी नीचे आया, लोग इंतजार कर रहे थे अब ये गया, ज़मीन बोझ होगा, लेकिन उस वक्त बड़ी कंपनी से, बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको बाई किया, और उसके बाद फिर ये जो रैली चली है, यहाँ से अगर हम उसको उठाएं, ये जो रैली चली उसके बाद, तो उस रैली में आप देखें कि 1200% का प्रॉफिट हुआ। 12x बिटकॉइन के अंदर होना बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी 1 साल के अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको, 1 साल के अंदर। यानी कि दुनिया बंद है, दुनिया प्रॉब्लम्स में, इस वक्त भी दुनिया बंद थी, कोविड चल रहा था 2021 तक भी, लेकिन ये इन्होंने अपना 12x कर लिया अपनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्रिप्टो को लाने के पीछे जो असल मकसद था वो ये नहीं था कि आम इंसान को अमीर किया जाए, गरीब को अमीर किया जाए, ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था, लेकिन लोगों को दिखाने यही था। अगर आप ये समझ के क्रिप्टो में आ रहे हैं तो ये भाई समझें क्रिप्टो मार्केट आपको तबाह कर देगी और सारी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ले जाएगी। ऐसा नहीं है, ये कोई स्टेबल कॉइन नहीं है, और इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्यों। हम चलते हैं ज़रा देखते हैं, सतोशी तो चला गया ना, इसको हटाएं, बाइनेंस को देखें, तो बाइनेंस के पास तकरीबन 6 लाख के करीब बिटकॉइन है। ठीक है, 6 लाख के करीब बिटकॉइन। ग्रे स्केल के पास तकरीबन 3 लाख के करीब बिटकॉइन है, ये तीसरे नंबर पे। फिर ब्लैक रॉक के पास तकरीबन 2,74 और 2,14,000, हालांकि बढ़ गया अभी फ़िलहाल, जो इन्होंने रिसेंट बाइंग की है माइक्रो स्ट्रेटजी नहीं, ये अपडेटेड नहीं है, मई तक का है, लेकिन इनके पास भी तकरीबन 3 लाख के आसपास मौजूद हैं क्रिप्टोस या बिटकॉइन सिर्फ। तो ये देखें सारे बड़े इन्वेस्टर्स। अब होगा क्या, ये जब बड़े इन्वेस्टर्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो होता ये है कि आज मिसाल के तौर पे हम ये आखिरी वाले को ले लेते हैं ना, माइक्रो स्ट्रेटजी को, इसके पास 2,14,000, इस वक्त गालिबन 3 लाख के आसपास के इनके पास बिटकॉइन है। इन्होंने 3 लाख बिटकॉइन, आज सोचा भाई बिटकॉइन जो है पहुंच गया है $1,00,000 पे, 1,01,000 पे, बेचो इसको ज़रा, बहुत हो गया, अब ज़रा इसको बेच के बाहर आ जाओ। ठीक है, इन्होंने 3 लाख बिटकॉइंस $1,00,000 के हिसाब से बेच दिए। तो आप सोचें कि कितनी बड़ी ये सेलिंग होगी, और जब 3 लाख बिटकॉइन बेचेंगे तो ये जो बिटकॉइन की प्राइस आज 1 लाख पे चल रही है, ये स्ट्रेट अवे गिरेगी, और कहाँ गिरेगी ज़रा अंदाज़ा तो करें, कहाँ गिरेगी। यहाँ पे जब वो बिटकॉइन बेचेंगे तो स्ट्रेट अवे आपको नज़र आएगा बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, और स्ट्रेट अवे ही नज़र आएगा $1,000 $2,000 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि इसको जब ये बेचेंगे तो खरीदने वाला ही नहीं होगा ना, स्ट्रेट अवे नीचे। फिर क्या करेंगे, एक आम रिटेल आपका मेरा जैसा जिसने एक बिटकॉइन लिया हो $1,00,000 पे, उसकी कीमत जब $1,000 पे आ जाएगी, वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो ये क्या हुआ, हालांकि ऐसा होना पॉसिबल है, पहले ही पता होना चाहिए क्रिप्टो में आने से पहले। अच्छा, इसी के साथ अगर माइक्रो स्ट्रेटजी, फिर ब्लैक रॉक, इनमें से कोई भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, हालांकि ब्लैक रॉक जो है ये 5% का मालिक भी माइक्रो स्ट्रेटजी का, इन्होंने ओनरशिप भी इनके पास है 5% की, तो एक तरीके से हम देखें तो इनकी पॉलिसी भी सेम चलती है। तो इतना बड़ा ये जो डिप आएगा, तो सोचें ना उसमें मार्केट का क्या हाल होगा, और ये कभी भी आ सकता है, और ऐसा आएगा। कब होगा इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये ईयरली चार्ट हमने खोल लिया, कब होगा ये, अभी बिटकॉइन जाएगा ईयरली 2025 में भी ऊपर जाएगा, फिर 26 में भी नज़र आएगा, फिर 27 में भी नज़र आएगा। ठीक है, ये चलता रहेगा, और गालिबन ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, ये 28 में भी जा सकता है। अगर तो 2027-28 तक अच्छे खासी अवाम इसमें आ गई, ठीक है, तो पीक आ जाएगा, नहीं आई तो हो सकता है 29 में भी जाए, 30 में भी जाए। लेकिन जब हम देखेंगे दुनिया की मेजर पॉपुलेशन, अच्छे खासी बड़ी तादाद में लोग इसमें आ जाते हैं, उसके बाद क्या होगा, ये तो जैसे एक रफ मार्क है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहुँच गया 10 लाख $15 लाख का एक बिटकॉइन हो गया, और इस पर अच्छी खासी आवाम इसके अंदर आ गए। फिर क्या होगा, फिर जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये दबा के ठक करके सेल करेंगे, और तमाम बिटकॉइन की प्राइस नीचे। कहाँ वो 10 लाख पर ट्रेड कर रहा होगा, कहाँ वो 1,000-2,000 के आसपास आ जाएगा जो उसकी असल कीमत थी पहले। फिर पूरी मार्केट क्रैश, बिटकॉइन क्रैश, सारे के सारे एल्ट्स क्रैश, आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट डूब गई।
आपने करोड़ों लगाए, अरबों लगाए, तमाम डूब गए, कभी रिकवर नहीं होंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा इसको भी बताता हूँ मैं। ऐसा इसलिए होगा कि एक स्टेज आएगी जब ये बहुत सारे कॉइन्स हमें आज नज़र आते हैं। अगर आप जाएं क्रिप्टो के अंदर तो आप देखेंगे आपको हज़ारों की तादाद में कॉइन्स नज़र आएंगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अनलिमिटेड कॉइन्स नज़र आएंगे, हज़ारों के लाखों की तादाद में भी नज़र आएंगे, मीम कॉइन्स को भी शामिल करें, बेशुमार कॉइन्स ऐसे। ठीक है, तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। फिर होगा क्या, जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती जाएगी, गवर्नमेंट्स देखेंगे उनका सारा पैसा आवाम का इसमें जा रहा है, डूब भी रहा है, लॉस भी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो बड़ी गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करेंगी, वो इन मार्केट मेकर के साथ मिल के प्लान बनाएंगे और वो इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत तेज़ी से कि एक स्टेबल करेंसी आनी चाहिए। यानी कि आज आपके कंट्री की एक करेंसी होती है, डॉलर है जैसे कि, या फिर चाइना का येन है, इसी तरीके से हर गवर्नमेंट अपनी जो करेंसी उसको डिजिटलाइज कर देगी। चाइनीज़ येन है, हो सकता है वो बिटकॉइन की फॉर्म में, यानी कि बिटकॉइन की तरह ही अपना चाइनीज़ येन इंट्रोड्यूस कर दें, बोले इसको बाय करो, इसको हम बैक कर रहे हैं। इसी तरह और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस कर देंगे, बोलेंगे इसको हम बैक कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, लोग बजाय इसके इसमें इन्वेस्ट करने उसमें करना पसंद करेंगे। तो फिर इन्वेस्टर्स जो हैं बड़े, ये जो आपको टॉप 5 नज़र आते हैं, ये सारे के सारे उसको बेचेंगे और बेच के बाहर आ जाएंगे और आवाम का पैसा सारा डूब जाएगा और फिर सारे के सारे लोग उसको बाय करेंगे। वो फिर इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे नहीं होगा, इतनी वॉलेटाइल मार्केट नहीं होगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साइडवेज चलेगी। जैसे थोड़ा सा ऊपर गया ऐसे साइडवेज चलता रहेंगे करेंसी, फिर थोड़ी सी ऊपर गया फिर साइडवेज, तो ये सालों में जाके आपको फिर गेन नजर आएगा। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा ताकि आप सबका पैसा डुबाया जा सके, जो असल मकसद है, और जो आवाम के पास जो पैसा है वो हाथ में लिया जा सके। ठीक है, ये असल रीज़न होगा। तो अगर तो आप क्रिप्टो में ये सोच के आ रहे हैं कि भाई क्रिप्टो के अंदर एक क्वालिटी है और हम जो है इसमें से कुछ फ़ायदा उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्रिप्टो फिज़िकल नहीं है, और क्रिप्टो जो है अगर आप ऐसा सोच के आते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये सोच के नहीं आना चाहिए। ये माइनिंग शाइनिंग ये फजूल चीज़ है, आप किसी को इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन माइनिंग ये फजूल चीज़ है, माइन करें और कॉइन निकालें। इसका बेसिक तरीका है क्रिप्टो के अंदर, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी है, किस तरह इस तरह। अभी तो आज हमने एक इंट्रोडक्शन सेशन रखा था कि आपको थोड़ा सा पता चले कि भाई ये क्रिप्टो है क्या, कहाँ से आया है और ये इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर इसका देखें तो ब्राइट नज़र आता, फ्यूचर में ये जा सकता है भाई, बिल्कुल जा सकता है, $10 लाख तक जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते। जितने सारे इन्वेस्टर्स आएंगे, अभी इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को पिच किया है, अभी हो सकता है कि ये जो पिच करें मज़ीद, ये अमेज़ॉन को किया, अमेज़ॉन का आने के चांसेस भी हैं इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद। बाकी ये देखें माइक्रो स्ट्रेटजी जो है $90,000 पे जब ये चल रहा था उस वक्त $4.6 बिलियन के बिटकॉइन खरीद लिए। भाई अगर एक कंपनी $90,000 पे ये $4.6 बिलियन के बिटकॉइन खरीद रही है तो यकीनन वो 91,000 पे जाके तो बेचेगी नहीं, वो बेचेगी जब ये पहुंचेगा $4-4.5 लाख पे, $5 लाख पे, जब इन्वेस्टमेंट 4-5x हो जाएगी, उससे कम पे नहीं बेचेंगे। तो आप सोच लें इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में कहाँ जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, और जितना ऊपर जाएगा उतने लोग इसमें फोमो करेंगे, उतने लोग इसमें दाखिल होंगे और आखिर में जाके सबका पैसा इसमें बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा ये समझ आया होगा। अगली वीडियो देखिएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस तरह आपको बाय एंड सेल करना चाहिए।